हमारा हीरो डर के साथ अपने कमरे में उठता है। सब कुछ बदल चुका था। उसका शरीर जवान है, दुनिया अभी भी जिंदा है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी डीमन लॉर्ड्स के आने में पूरे 3 साल बाकी है। पिछली टाइमलाइन में पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो चुकी थी। हेल के गेट खुल गए थे, मॉन्स्टर हर जगह फैल गए थे, और आखिर में सिर्फ एक ही इंसान बचा था, वो था हमारा हीरो। लेकिन इस बार कहानी अलग होगी। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉप होती है। पावर ऑफ ग्लॉटनी कंप्लीटेड। ये देखते ही उसका दिमाग घूम जाता है। उसे सब याद आता है, डीमन लॉर्ड का इन्विजन, अपनी बहन की मौत, दुनिया का अंत, और सबसे बड़ी बात, उसे फ्यूचर पता है। विंडो उसका स्टेटस दिखाती है, बिल्कुल गेम की तरह, स्ट्रेंथ, लेवल और उसका क्लास। पिछली लाइफ में उसने कभी ऐसा इंटरफेस नहीं देखा था। इस दुनिया में सिर्फ 10,000 लोगों में से एक ही अवेकेंड बनता है, और जो लोग पोटेंशियल रखते हैं वही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अवेकेंड में पढ़ते हैं। लेकिन पिछली लाइफ में हमारा हीरो कभी अवेकन ही नहीं हुआ था। पूरे 4 साल तक उसने यूनिवर्सिटी के पंचिंग बैग बना रहा। तब सिस्टम एक और चीज़ दिखाता है, इलेक्ट्रिक असैसिन। ये उसकी पिछली लाइफ की एक क्लास थी। उसकी बॉडी में पावर दौड़ने लगती है, जैसे उसकी पुरानी स्ट्रेंथ वापस आ गई हो। लेकिन उसे टेस्ट करने से पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर आते ही उसका रूममेट मालोंग हैरान होकर पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। कल ही उसकी बुरी तरह पिटाई हुई थी। मालोंग उसके घाव देखकर शॉक हो जाता है, सारी इंजरीज गायब हो गई। और हमारा हीरो उसे देखते ही एक पल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में डीमन लॉर्ड्स के आने के 3 दिन बाद मा लॉन्ग मर जाता है, लेकिन अब वो ज़िंदा है। मा लॉन्ग याद दिलाता है कि कल ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट है, चाहे अवेकन हुई हो या नहीं, टेस्ट देना ज़रूरी है। शाम होते ही दोनों बाहर निकल जाते हैं। शहर ज़िंदा है, लोग बातें कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और हमारा हीरो चुपचाप ये सब देखता रहता है, क्योंकि उसने बहुत सालों के बाद ज़िंदा लोगों को देखा है। लेकिन इमोशन होने के टाइम नहीं था, उसने लेवल अप करना है। दुनिया में लेवल बढ़ाने का एक ही तरीका था, डीमन लेयर्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारना, उससे लेवल बढ़ जाती थी। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि डीमन लेयर्स बड़े गिल्ड्स के कंट्रोल में थे। आम आदमी की एंट्रेंस लगभग इम्पॉसिबल थी। तभी एक फुटबॉल उड़कर सीधा मालोंग के पैर पे लगती है। बेचारा वहीं डगमगा जाता है, और सामने से आता है पुराना दुश्मन, गोंगचोंग, यूनिवर्सिटी का बुली। ये वही बंदा है जिसने पिछली टाइमलाइन में हमारे हीरो की ज़िंदगी नर्क बना दी थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाता है कि ये उसे बाथरूम में पकड़ के पानी के अंदर डुबोते हैं, जैसे कोई विलन ऑडिशन दे रहा हो। और जब वो बेहोश हो जाता है, तब इनका एंटरटेनमेंट ख़त्म हो जाता है। प्रेजेंट में गोंगचोंग वही एटीट्यूड लेकर आता है। उसका मानना था कि वीक लोगों को दबाना उसका जिम्मेदारी थी। मालोंग तुरंत माफ़ी मांगता है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही होता है। हमारा हीरो आगे बढ़ता है और कहता है, मालोंग को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, माफ़ी तो तुम लोगों को मांगनी चाहिए। पूरा क्राउड शॉक हो जाता है, ये वही बंदा है जो कल तक पिट रहा था, आज अचानक एटीट्यूड कहाँ से आ गया। गाचोंग गोंगचोंग गुस्से में पूछता है, और मार खाना है, लेकिन पंच हवा में ही रुक जाता है। हमारा हीरो उसका मौका एक हाथ से पकड़ लेता है। पूरा ग्राउंड साइलेंट, सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ये क्या हो रहा है। गामचोंग खुद भी समझ नहीं पाता, उसका हाथ दर्द से कांपने लग जाता है। लेकिन असली शौक की बात ये थी, हमारा हीरो डिसाइड करता है कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रिक असैसिन। उसकी स्पीड तुरंत 3 गुना बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ डबल, और अगले ही सेकंड धम से एक पंच, बस एक पंच, और गांगचोंग हवा में उड़ता है। पूरा क्राउड फ्रीज। मा लोंग का मुंह लिटरली खुला का खुला रह जाता है। सब लोग सोच रहे हैं कि शायद उनके आंखों में धूल आ चुकी है, लेकिन नहीं, ये तो सच है। ये सही में था गोंगचोंग को कि इसने उड़ा दिया। उनका ईगो उनके बॉडी से ज़्यादा हर्ट हुआ था। वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता ही है और फुल पावर से चार्ज करता है, लेकिन हमारे हीरो के लिए वो बस एक मूविंग पंचिंग बैग था। उसका हाथ पकड़ता है, ज़ोर से दबाता है और कहता है, तू बहुत वीक है। उसके बाद
जो होता है वो वन साइडेड मैसेकर था, पंचेस पंचेस पंचेस, और फिर फाइनल हिट। गोंग चोंग सीधा दीवार में जा टकराता है। भाई की फैक्ट्री रीसेट हो जाती है, सेटिंग एकदम। मा लोंग घुटनों पर गिर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका दोस्त इतना पावरफुल कब बन गया। फाइट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हमारा हीरो अब सोच में पड़ गया था। उसने अपोनेंट को हरा दिया था, फिर भी उसका लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ, एक्सपीरियंस मिला ही नहीं। मतलब सिस्टम का रूल्स कुछ और है। तभी उसके हाथ में लाइटनिंग चमकने लगती है और वो सोचता है आखिर लेवल गेन करने का असली तरीका क्या है। लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही एक लड़की बीच में आ जाती है, स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू। वो सिचुएशन को रोक देती है और कहती है पनिशमेंट काफ़ी हो चुकी है, अब ये लोग दोबारा तंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और ऑनेस्टली गोंग चोंग की हालत देखकर लग भी नहीं रहा कि वह अगले कुछ दिन तक किसी के को तंग कर पाएगा। लेकिन हमारा हीरो जानता था ऐसा लोग सिर्फ तब रोकते हैं जब सच में डर जाए, और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर आज वो डर गए थे। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब फ्यूचर का आखिरी सर्वाइवर अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू कर चुका था और अगला टारगेट सिर्फ एक था, इतना स्ट्रॉन्ग बनना कि डीमन लॉर्ड्स को नामो निशान मिटा देना है। लेकिन उसके पास सिर्फ 3 साल थे और काउंटडाउन अब शुरू होता है। रात को डॉर्मेट्री में मालोंग अभी भी एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। भाई सच में अवेकन हो गया, ऊपर से इलेक्ट्रिक टाइप। उसने गोंगचोंग को ऐसे पीटा। तभी जियोंगजियो ने पूछा वैसे चैन गया कहाँ। मालोंग ने तुरंत जवाब दिया क्या मतलब गया कहाँ, स्ट्रॉन्ग हो गया है तो गायब थोड़ी हो जाएगा। जियोंगजियो ने नाक से हवा निकालते हुए बोला हम चारों तो सबसे बेकार हैं इस डॉर्मेट्री में। इसका मतलब मैं 4th नंबर का बॉटम हूँ, मतलब मैं टॉप 4 हो चुका हूँ अब तो सीधा। तो अपने आप को क्या पता क्या समझ रहा था। उधर से लोग बहुत सारी बकवास कर ही जा रहे थे, लेकिन चैन वहाँ नहीं था। उस वक्त वो अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। ट्रेनिंग डेन की दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग यन अपनी प्रैक्टिस ख़त्म करके बाहर आ रहा था। वो स्कूल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट माना जाता था। बाहर उसका छोटा भाई गोंग चोंग, जिसे हमारे हीरो ने बहुत पीटा था, उसका इंतज़ार कर रहा था। उसका मुंह अभी भी सूजा हुआ था। उसने गुस्से में कहा भाई कुछ तो कर, उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। गोंग यान ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने साफ इतना कहा मुझे पता है, मैं देख लूँगा। थोड़ी देर बाद लिंग यू ने पूछा तुम इस मामले में कैसे हैंडल करोगे। गोंग यान आराम से अपनी ट्रेनिंग गियर संभालते हुए बोला तेरा भाई हारा क्योंकि वो कमज़ोर था। लिंग यू ने फिर पूछा तुम्हें लगता है चोंग स्ट्रॉन्ग है, चैन स्ट्रॉन्ग है। गेंगयन ने शांत आवाज़ में जवाब दिया स्कूल में 10 से भी कम रैंक बी तक पहुंच पाए हैं और वो सब मेरे ग्रुप में हैं। बाकी लोग का लेवल मेरे आसपास भी नहीं। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था, लेकिन उसी वक्त चैन कुछ और ही कर रहा था। उसके कंधों पर 100 किलो का वेट था और वो बिना रुके दौड़ रहा था। उसका मानना था कि अवेकन होने की लिमिट फिजिकल बॉडी पर डिपेंड करती है। जितना स्ट्रांग बनोगे उतना ही ज़्यादा पावरफुल रिलीज़ कर पाओगे। लेकिन ट्रेनिंग करते वक्त उसका दिमाग में पूरे वक्त बार बार एक ही चीज़ थी, साल 2160, वह दिन जिस दिन डीमन लॉर्ड फ्यूरी दुनिया में उतरता था। सिर्फ कुछ ही पलों में लाखों की मौत हो गई और उन्हीं लोगों में से एक छोटी बहन उसकी शामिल थी। चैन की मुट्ठी और खास कस गई। उसने मन ही मन कसम खाई इस बार सब कुछ अलग होगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा और फ्यूरी तुझे मैं मार दूंगा। तभी उसका फ़ोन बजता है और स्क्रीन पर नाम आता है सी यून, उसकी छोटी बहन। चैन ने बिना देर किए कॉल रिसीव कर ली। सीईओ ने हंसते हंसते कहा इतने सारे कॉल्स कर रही थी, मेरा फ़ोन डेड हो गया था, मैं कंपटीशन में बिजी थी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली लेकिन अगर मैं प्राइज़ जीत गई ना तो हमारा ओवरड्यू रेंट भी भर जाएगा। चैन कुछ पल के बाद चुप हो गया। उसने अपनी पहली ज़िंदगी याद आई, कितनी बार उसने भगवान से सिर्फ एक सेकंड चांस मांगा था और आज उसकी बहन की आवाज़ फिर से उसे सुनने को मिली। सीईओ ने कहा कंपटीशन ख़त्म होते ही मिलते हैं और हाँ गुड न्यूज़ के लिए रेडी रहना। कॉल कट हो गया। चैन कुछ देर तक फ़ोन की स्क्रीन देखता रहा, फिर बिना कुछ सोचे दोबारा ट्रेनिंग में लग गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 साल थे और उसने जितनी जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग बनना था। लगातार 8 घंटे बीत चुके थे जब से चैन इस टाइमलाइन में वापस आया था। अब वो धीरे धीरे अपने नए बॉडी को साथ एडजस्ट हो रहा था। ये बॉडी अभी वीक थी लेकिन जवान थी, और सबसे बड़ी बात अभी वही वक्त था हर चीज़ बदलने के लिए। उसके सामने बड़ा गोल था, लेवल अप करना है जितना जल्दी हो सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डीमन लेयर्स पर बड़े बड़े गिल्ड्स का कब्जा था, आम लोग के पास इवॉल्व करने के मौके ही नहीं हो रहे थे। इसी बात को सोचते चैन के दिमाग में एक और सवाल आया, आखिर ये ग्लटनी पावर है क्या। जैसे ही उसने ये सोचा उसके सामने सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इनिशियलाइजिंग ग्लटनी सिस्टम एक्टिवेटेड। अगले ही पल चैन की आंखें खुल गई, लेकिन वो अपने रूम में नहीं था,
उसके सामने एक बहुत बड़ा टावर बड़ा था, खड़ा था, इतना बड़ा कि उसका टॉप नज़र ही नहीं आ रहा था। चैन ने आसपास देखा, मैं कहाँ आ गया। उसके नीचे लाल रंग की अजीब सी नदी बह रही थी और तभी उस नदी में हलचल होने लगी, पानी फटने लगा और उसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकला। फ्यूनरल फ्लेम्स, रैंक ई मॉन्स्टर, एक नहीं दो नहीं पूरे झुंड। चैन के पहला रिएक्शन था, क्या मैं किसी डीमन लेयर में आ गया हूँ, लेकिन सोचने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मॉन्स्टर सीधा उसकी तरफ दौड़ रहे थे। चैन ने तुरंत इलेक्ट्रिक असैसिन एक्टिवेट करा और अगले ही सेकंड जूम उसकी बॉडी बिजली की तरह तेज मूव होने लगी। पहला मॉन्स्टर दो टुकड़ों में कट गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फ्यूनरल फ्लेम्स उसके सामने घास की तरह कटे जा रहे थे और तब उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आई, ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है और यहाँ मॉन्स्टर मारने पर एक्सपीरियंस भी मिलता है, लेवल अप। सिस्टम की नोटिफिकेशन देखते ही उसके आंखें चौंक गई, उसके सारे एट्रीब्यूट बढ़ गए। चैन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, मतलब उसके पास अपना खुद का ट्रेनिंग ग्राउंड था, अपना खुद का डीमन लेयर, जहाँ वो बिना किसी गिल्ड के लेवल ग्राइंड कर सकता था। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक गरज सुनाई दी। गर्र। चैन ने मुड़कर देखा, फ्यूनरल मॉन्स्टर किंग, बॉस मॉन्स्टर, और उसका साइज बाकी मॉन्स्टर से कई गुना बड़ा था। चैन ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया, परफेक्ट, अब असली ट्रेनिंग शुरू होगी। बॉस मॉन्स्टर उसकी तरफ झपटा, लेकिन चैन बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपने हाथ में लाइटिंग जमा की और सीधा अटैक कर दिया, धड़म। लाइटिंग स्ट्राइक सीधा मॉन्स्टर के बॉडी पर लगी, अगले ही पल मॉन्स्टर दो टुकड़ों में बढ़ गया। इतना आसान, इतना सिंपल, जैसे कोई नॉर्मल मॉब हो। लेवल अप, लेवल अप, इतने सारे लेवल अप। बॉस मॉन्स्टर से मिलना वाला एक्सपीरियंस कॉमन मॉन्स्टर से ज़्यादा होता है और कुछ ही सेकंड में चैन 2 लेवल्स अब बढ़ गया। लेकिन तभी उसका नज़र सिस्टम पर पड़ गई। एक नया मैसेज डिसअपेयर हुआ, डिवावरेबल। चैन ने भौहें सिकुड़ी और कहा, डिवावरेबल। उसने मेरे मरे हुए मॉन्स्टर की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, क्या यही ग्लॉटनी पावर की असली इफेक्ट है। जैसे ही उसने सोचा, सिस्टम एक्टिवेट हो गया। मॉन्स्टर की बॉडी धीरे धीरे एनर्जी बन के बदलने लगी और वही सारी एनर्जी चैन के हाथ की तरफ खींची चली आई। कुछ ही पलों में पूरा मॉन्स्टर गायब हो गया और उसकी जगह एक कार्ड रह गया। चैन कुछ सेकंड तक ये सोच के देखता रहा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पावर मॉन्स्टर को कंज्यूम कर लेती है। मतलब वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को नहीं मार रहा था, उसकी पावर भी अपनी बना रहा था। उसके दिमाग तुरंत एक पुरानी याद चमकी, डीमन लॉर्ड लानू। पिछली जिंदगी में उसने देखा कि लानू एक फाइट के दौरान बार बार अपनी क्लास बदल रहा था, कभी फायर, कभी फ्लावर, कभी लाइटनिंग। उस वक्त चैन के समझ आया कि ये किसी पावर से कैसे पॉसिबल है, लेकिन अब सब क्लियर था, ये ग्लॉटनी की पावर थी और अब वो पावर उसके पास थी। नॉर्मल दुनिया में हर इंसान के पास स्किल, सिर्फ एक स्किल होती है, बस एक। लेकिन चैन के पास ऑलरेडी 2 क्लासेस थी और अगर वो ऐसी ही मॉन्स्टर कंज्यूम करता रहा तो उसके पास क्लासेस की कोई लिमिट नहीं रहेगी। ये सोचकर भी उसके दिल तेज धड़कने लगता है। लेकिन तभी एक अजीब सा प्रेशर उसके ऊपर टूट पड़ता है। अचानक बिना वार्निंग के चैन का पूरा बॉडी भारी हो गया, जैसे किसी पहाड़ ने उसके ऊपर कुछ दबाव बना दिया हो। और फिर एक आवाज़ गूंजी, शांत लेकिन बहुत पावरफुल, आखिर तुम आ ही गए, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चैन चैन की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। वो आवाज़ उसका नाम जानती है और ये बात उसे सबसे ज़्यादा डरा रही थी। बिना एक सेकंड वेस्ट करे दौड़ पड़ा। उसके दिमाग फुल स्पीड में काम कर रहा था। पिछली ज़िंदगी में वो मुश्किल से रैंक एस तक पहुंच पाया था और उसकी एक्चुअल कॉन्ट्रेक्ट पावर डी के आसपास थी, लेकिन सामने जो प्रेजेंस थी वो बहुत ही पावरफुल थी। अगर ये सच में रैंक एस मॉन्स्टर हुआ तो सीधा फाइट करना मतलब सुसाइड होगा। फिर भी चैन भागना नहीं चाहता था और कुछ ही पलों बाद उसकी मुलाकात उस मॉन्स्टर से हो ही गई। दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ, एक अटैक, 2 अटैक, 10 अटैक, लगातार एक्सचेंजेस हो रहे थे। लेकिन चैन ने एक अजीब बात नोटिस की, ये मॉन्स्टर उसे मार सकता था बट मार नहीं रहा था। हर बार सिर्फ उसे पीछे धकेल रहा था, हर बार उसकी जान छोड़ देता, जैसे वो उसको ट्रेन कर रहा हो। कुछ देर बाद मॉन्स्टर ने पूछा, अभी लड़ना चाहते हो। चैन समझ गया, ये क्रिएचर उसे फोर्स कर रहा था, उसे झुकाना चाहता था। मॉन्स्टर ने कहा, यही रुक जाओ, मेरे साथ इस टावर की रक्षा करो, लड़ना बा, अ, लड़ना बा, लड़ना बंद कर दो। लेकिन चैन ने जवाब तुरंत आया, चाहे कुछ भी हो, मैं इस जगह कभी नहीं रुकूंगा। मॉन्स्टर ने तुरंत अपनी तलवार घुमा दी, स्लैश। चैन का हाथ से खून निकलने लगा। मॉन्स्टर की आवाज़ ठंडी हो गई, लगता है तुम अभी भी सिचुएशन नहीं समझे। तुम्हारा जिंदा होना ही वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि तुम्हें पहले इंसान हो जो इतनी दूर तक पहुंच पाए थे। उसके बाद फ्यूनरल फ्लेम्स का रंग बदलने लगा, लाल से गहरा बैंगनी होने लगा। पूरा एरिया डार्क एनर्जी में भर गया था। मॉन्स्टर ने अपनी पावर और बढ़ा दी और एक आखिरी बार पूछा, रुक जाओ ये फिर या फिर कुचल दिए जाओगे। चैन ने बिना डरे अपनी क्लास एक्टिवेट की और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुझे गिराऊंगा। फाइट अब सच में शुरू हो चुकी थी। मॉन्स्टर हंस रहा था, लेकिन चैन के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये मुझे मार क्यों नहीं रहा। अगर सामने वाला सच में चाहता तो मुझे कब का मार चुका होता। लेकिन हर अटैक के बाद वो बस उसे रोक लेता था, ख़त्म नहीं कर रहा था। चैन ने दांत खींच लिए, चाहे जो भी हो वो यहाँ हमेशा के लिए नहीं फंसने वाला था। इलेक्ट्रिक असैसिन स्किल, लाइटनिंग स्किल बॉडी उसके अंदर तेज़ी से दौड़ने लगी। दोनों फिर टकरा गए, बूम चैंग शांग फूम, ऐसी आवाज़ें आ रही थी भाई, मतलब ब्लेड टकरा रहे थे। हर कोलिजन के साथ शॉकवेव्स निकल रही थी, लेकिन पावर डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। चैन को समझ आ गया था कि सीधा फाइट करके जीतना इम्पॉसिबल है। तभी मॉन्स्टर फिर बोलता है, तुम अभी भी बहुत वीक हो, इस टावर के बाहर तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यहीं रुक जाओ। लेकिन चैन का जवाब वही था,
बिल्कुल नहीं। बाकी की डिक्शनरी में बाकी मेरी डिक्शनरी में सरेंडर नाम की कोई चीज़ इंस्टॉल ही नहीं है। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर अटैक करता है। चेन का सिस्टम मीनवाइल कंटिन्यूअसली कैलकुलेशन कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि सामने वाला नॉर्मल बॉस नहीं है, ये किसी और लेवल की एग्जिस्टेंस थी। और तब चेन को एक शॉकिंग रियलाइजेशन होता है, शायद ये मॉन्स्टर भी किसी क्लास का ओनर था। और अगर ग्लॉटनी सच में हर क्लास को डिवाइवर कर सकती है, तो थ्योरेटिकली ये मॉन्स्टर भी डिवाइवर हो सकता है। ये थॉट आते ही चैन की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। एक सेकंड के लिए पूरा एरिया साइलेंट हो जाता है। फिर मॉन्स्टर ज़ोर से हंस पड़ता है, ऐसी हंसी जिसमें उसने दुनिया के सबसे फ़नी जोक सुना। लेकिन चैन सीरियस था, बिल्कुल सीरियस। उसके लिए ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, फ्यूचर में डीमन लॉर्ड्स को ख़त्म करना था। और उसके लिए जितनी पावर मिल सके वो कम थी, चाहे सामने वाला कितना भी डेंजरस क्यों ना हो। तभी मॉन्स्टर की बॉडी से डार्क एनर्जी निकलती है, प्रेशर और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है। और फिर मॉन्स्टर अपना नाम बताता है, राक्षसा। ये नाम सुनते ही चैन अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि असली बात शुरू होने वाली है। मॉन्स्टर की हंसी धीरे धीरे रुक गई। फिर उसने चेन को ध्यान से देखा और बोला, तुम वैसे नहीं हो जैसे बाकी लोग थे। इस प्रेशर में भी तुमने अपना दिमाग ठंडा रखा। तब चेन को अचानक कुछ याद आया। फाइट के दौरान वो सिर्फ अटैक नहीं कर रहा था, वो ऑब्जर्व भी कर रहा था। हर स्वॉर्ड स्ट्राइक से पहले लगभग 4 मिलीसेकंड का डिले, और अटैक के बाद 2 मिलीसेकंड का रिकवरी गैप। और वो उस विंडो में अटैक करे तो हिट लैंड कर सकता है। इसी कैलकुलेशन के भरोसे चेन ने एस्केप प्लान बनाया था। उसने एरिया का एक लौता लाइट सोर्स भी आइडेंटिफाई कर लिया था और सोचा था कि वही एग्जिट है। लेकिन राक्षसा उसकी सोच समझ गया था। वो बोलता है, दुख की बात है, जो एग्जिट तुमने ढूंढा था वो सिर्फ एक इल्यूजन था। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। चैन का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है। तब राक्षसा का टोन अचानक बदल जाता है, लेकिन इतने कम वक्त में मेरी अटैक पैटर्न समझ लेना काफ़ी इंप्रेसिव था। इस वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। अगले सेकंड राक्षसा अपनी असली रूप दिखाता है और उसका चेहरा दिखता है। चैन के होश उड़ जाते हैं। रुको, ये चेहरा मैं इसे पहले भी देख चुका हूँ। उसके दिमाग में प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज फ्लैश होती हैं। फाइनल बैटल, डीमन लॉर्ड लन यू। और उस बैटल में लुन यू बार बार अपनी क्लास चेंज कर रहा था, कभी फायर, कभी फ्लावर, कभी एलिमेंट, कभी लाइटनिंग। और उन्हीं फॉर्म्स में से एक फॉर्म बिल्कुल राक्षसा जैसा था। तब चैन को रियलाइज़ होता है, मतलब ली यू ने इसे डिवाइवर कर लिया था। ग्लटनी की पावर पहले उसके पास थी और अब मेरे पास आ गई है। चैन आस पास देखता है, टावर, रेड रिवर, ये अजीब जगह है। और उसके दिमाग में एक शॉकिंग थ्योरी आती है, क्या मैं अपने ही अंदर हूँ? राक्षसा हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे चैन ने सही डायरेक्शन पकड़ ली हो। फिर वो बोलता है, तुम सिर्फ स्ट्रांग नहीं हो, तुम काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो। इसलिए तुम इस जगह की हर चीज़ इनहेरिट करने के लायक हो। चैन तुरंत पूछता है, हर चीज़, उसका मतलब क्या है? राक्षसा अपने हाथ उठाता है, टेम्पोरल रिफ्ट खुलता है और उसमें से एक की बाहर आती है। ये डिमोनिक टावर की है। बहुत साल पहले लिन यू ने काउंटलेस डीमंस को डिवावर किया था। सबसे डेंजरस और पावरफुल डीमंस को उस टावर के अंदर सील कर दिया है गया। चैन टावर की तरफ देखता है। उसका साइज़ देखकर ही समझ आ रहा था कि कुछ नॉर्मल नहीं है उसके अंदर। राक्षसा आगे बोलता है, तुम्हें उन सबको डिवावर करना होगा, उनकी पावर को अपनी पावर बनाना होगा। चैन अभी भी कंफ्यूज था। तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? मैं तो इंसान हूँ। राक्षसा कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बोलता है, हर डीमन बुरा नहीं होता। जैसा इंसानों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे ही डीमंस में भी अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। डीमन लॉर्ड्स ने मेरी क्लैन को सेल्फिश रीजंस के लिए ख़त्म कर दिया था। उसकी आवाज़ में पहली बार दर्द सुनाई दिया। मैं बहुत वक्त से बदले लेने का मौका में था और फाइनली मुझे वो मौका मिल गया। फिर वो एक और अजीब बात बोलता है, एक इंसान ने कहा था कि तुम ही होप हो। वो सही था। चैन तुरंत पूछता है, कौन था वो? लेकिन राक्षसा ने सिर्फ सिर हिला के बोला, उसका जवाब टावर के अंदर मिलेगा, खुद जाकर ढूंढो। फिर उसकी बॉडी धीरे धीरे पार्टिकल्स में टूटने लगी। राक्षसा का टाइम खत्म हो रहा था। जाने से पहले वो चैन को फाइनल मिशन देता है, स्ट्रांग बनो, टावर खोलना, अंदर के सब डीमंस को डिवाइव करना, और आखिर में डीमन लॉर्ड्स को भी। ये सुनते ही चैन की आंखों में डिटर्मिनेशन भर जाता है, क्योंकि उसका गोल भी वही था, फ्यूचर को बदलना और डीमन लॉर्ड्स को ख़त्म करना। राक्षसा की बॉडी धीरे धीरे पार्टिकल्स में बदल रही थी। वो कहता है, सिर्फ तुम ही इंसान हो जो मेरी पावर्स इनहेरिट कर सकते हो। अगले सेकंड चैन ग्लॉटनी एक्टिवेट कर देता है। पूरा राक्षसा एनर्जी मेन कन्वर्ट होकर उसके हाथों में आ जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन लिटरली स्पैम हो रहा था, लेवल अप लेवल अप लेवल अप, इतने सारे। भाई सीधा लेवल 10 तक पहुंच जाता है और रिवार्ड में उसे राक्षसा के 2 इन्फर्नल बोन्स भी मिल जाते हैं। चैन अपनी मुट्ठी बंद करता है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। जिन्होंने तुम्हारी क्लैन को ख़त्म किया उन्हें मैं खुद ख़त्म करूँगा। और इसी के साथ उसके राक्षसा क्लास मिल जाता है। अब उसके पास एक और इंसेनली पावरफुल क्लास आ चुकी थी। फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है और सुबह, उठो बे, डॉन शेड्यूल, लेट हो जाएंगे। ज़्याज़ू को आवाज़ से चैन की आँख खुल जाती है। चैन तुरंत बेड पर बैठ जाता है। सबसे पहले वो अपने बॉडी को चेक करता है। कल जो इंजरीज हुई थी सब गायब, एक स्क्रैच भी नहीं बचा। एक सेकंड के लिए उसको लगता है कि शायद सब ड्रीम था, लेकिन फिर सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है और उसके इन्वेंट्री में राक्षसा से मिले रिवार्ड्स भी बड़े होते हैं। भाई तुरंत समझ जाता है ये सपना नहीं था। सिर्फ एक रात में वो लेवल 10 तक पहुंच चुका था। ये ग्रोथ नॉर्मल अवेकन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं थी। तभी ज़ियाओ फिर चिल्लाता है,
कल कोई बड़ा हीरो बन रहा था, बोल रहा था मुझे नंबर 1 ऑफ डॉम की सीट दे दो, आज इवैल्यूएशन है, चलो देखते हैं कितना दम है उसमें। चैन बस हल्का सा स्माइल करता है, अगर ये लोग उसका करंट लेवल जान गए तो शायद हार्ट अटैक से मर जाएंगे। कुछ देर बाद सब इवैल्यूएशन साइट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चैन ब्रेड खाते हुए अपनी सिचुएशन एनालाइज कर रहा रहता है। उसका डॉम पूरा ई रैंक स्टूडेंट से भरा हुआ था, लेकिन ई रैंक्स के अंदर भी 3 अलग टायर्स होते हैं और चैन ऑलरेडी मिडिल टायर में था। उसके हिसाब से अगर फाइट हो जाए तो वो अकेले ही 10 स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकता है। ऊपर से दो दो साल से उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन हुआ ही नहीं था, मतलब ऑफिशियली उसकी रैंक एक्चुअल स्ट्रेंथ से काफ़ी नीचे थी। मालूम एक्साइटेड में बोलता है, भाई आज सीधा डी रैंक ले ले आना, पूरे स्कूल को शॉक लग जाएगा। चैन धीरे से रिपीट करता है डी रैंक। उसके लिए डी रैंक अब टारगेट भी नहीं था, लेकिन वो ये बात किसी को बताता नहीं है। थोड़ी देर बाद सब इवैल्यूएशन ग्राउंड पहुंच जाते हैं, जहाँ ऑलरेडी स्टूडेंट्स भरे पड़े थे। सब ग्रेजुएशन इवैल्यूएशन के लिए एक्साइटेड थे। तभी गोंग चोंग के सारे गुंडे उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मा लोंग और बाकी लोग तुरंत टेंशन में आ जाते हैं, भाई फिर से पंगा होने वाला है क्या। लेकिन जैसे ही चुन उनकी तरफ देखता है, सीन उल्टा हो जाता है। पूरा ग्रुप सीधा झुककर बोलता है, ब्रदर चेन। मा लोंग और जंगसू दोनों फ्रीज। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, ये कब हुआ भाई। चैन बिना रिएक्शन दिए सीधा आगे बढ़ता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी एक नई आवाज़ उसे रोक देती है। स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर चैंग डी सामने आ जाता है और उसके फेस पर क्लियरली ट्रबल लिखा हुआ था। चियांग डी ने जैसे ही सुना कि चैंग का गोंगजोंग के साथ पंगा हुआ था, भाई सीधा एटीट्यूड में आया। वो बोलता कि वो दूर से ही सूंघ के बता सकता है कि कौन कितना पावरफुल है और कौन लाइफ टाइम बॉटम रैंक मटेरियल। और उसका अकॉर्डिंग चैन से तो लूज़र वाली स्मेलिंग आ रही थी। ये सुनते ही चैन ने उसकी तरफ देखा और सीधा पूछ लिया, भाई तो इंसान ही है या कुत्ता। पूरा क्राउड एक सेकंड के लिए साइलेंट। चियांग डी का चेहरा लाल, अभी तूने क्या बोला। बस दोनों के बीच फाइट शुरू होने ही वाली थी कि दूर से आवाज़ आ गई, गोंगयान। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कुछ बीच में आ गया खुद बीच में आ गया। वो कामली बोलता है कि उसने पूरी सिचुएशन इन्वेस्टिगेट कर ली थी और उसके हिसाब से गलती शुरू से गोंग चोंग की थी। अगर गलती की है तो पनिशमेंट मिलना फेयर है, सिंपल। ये सुनते ही चियांग डी को भी चुप होना पड़ा। चियांग डी कुछ नहीं बोलता, दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी प्रोफेसर अनाउंस करता है कि क्लासिफिकेशन टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम बुलाया जाए वो स्टेज पर आ जाए। गोंग यन अपनी टीम को प्रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो चैन को जज कर रहा था और ऑनेस्टली उसे चैन कोई खास थ्रेट नहीं लग रहा था। उधर क्राउड से थोड़ा दूर दो अननोन लोग पूरा सीन देख रहे थे। एक आदमी बोलता है, पता नहीं क्यों आज यहाँ आने का मन हुआ, लेकिन लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। उसके साथ खड़ी वुमेन भी अग्री कर रही थी। लगभग 1 घंटे बाद जोंगजेओ का नाम आता है। भाई कॉन्फिडेंस से स्टेज पर चढ़ जाता है और बोलता है, आज सब मेरी असली पावर दिखेंगे। उसके बाद वो पोर्टल के अंदर एंटर करता है। टेस्ट का सिस्टम काफ़ी सिंपल था। हर स्टूडेंट एक स्पेशल डेमोनिक लेयर में जाता है। वहाँ एक डीमन हार्ट होता है जो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। स्टूडेंट अपनी फुल पावर रिलीज करता है, हार्ट ऑफ एनर्जी को मशीन तक ट्रांसफर करता है और रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाता है। जियांगजू अपना एनर्जी बॉल लॉन्च करता है, डेमोनिक हार्ट यूज उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, मशीन एक्टिवेट होती है और रिजल्ट आ जाता है रैंक ई मिड टायर। क्राउड रिएक्शन दे रही थी कि सब नोटिस करते हैं कि स्क्रीन पर सेकंड रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया। तब मालोंग एक्सप्लेन करता है, भाई लोग पहला रिजल्ट करंट रैंक होता है, लेकिन सेकंड रिजल्ट पोटेंशियल होता है, मतलब फ्यूचर में बंदा मैक्सिमम कितना ग्रो कर सकता है। और सबकी नज़रें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। कुछ समय बाद सेकंड रिजल्ट भी आ गया, पोटेंशियल रैंक सी। बस जियांगजो का चेहरा सीधा लटक जाता है। भाई सोच रहा था कि कम से कम डी तो आज ही जाएगा। मालोंग तुरंत उसे कंसोल करता है, क्या अरे टेंशन मत ले भाई, कुछ लोग तो तुझे भी नीचे स्कोर करते हैं, तो अकेला मैं ही जो डी रैंक मिस कर गया। उसके बाद टेस्ट कंटिन्यू होता है। एक स्टूडेंट आता है, रैंक डी पोटेंशियल बी। क्राउड इम्प्रेस। थोड़ी देर बाद चियांग डी की बारी आती है। बंदा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है। रिजल्ट आता है रैंक डी डी पोटेंशियल ए। चियांग डी का चेस्ट सीधा 2 इंच और बढ़ जाता है, जैसे नेशनल चैंपियन बन गया हो। मालोंग साइड में खड़ा काउंट कर रहा था, ये तो आज का 8वां डी रैंक स्टूडेंट है। प्रोफेसर भी एक दूसरे को देखने लगते हैं। इस साल अनयूजुअल अमाउंट में टैलेंटेड स्टूडेंट्स आए हैं। और फिर अनाउंसमेंट होता है, गोंगयान। पूरा हॉल इंस्टेंटली साइलेंट। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, इंपीरियल गर्ल्ड के मास्टर, स्कूल का नंबर 1 जीनियस। क्राउड में लोग बातें कर रहे थे, भाई इसने 2 साल पहले ही डी रैंक अचीव कर लिया था, ये रिकॉर्ड तोड़ देगा पक्का। उधर गांगयान चैम्बर के अंदर जाता है और सोचता है कि असली शो तो प्रैक्टिकल एग्जाम में होगा, अभी तो थोड़ी पावर दिखानी है, ज़्यादा नहीं। लेकिन रिजल्ट आते ही प्रोफेसर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, स्क्रीन का कलर बदल जाता है और अगला ही रैंक डी सुपीरियर, पोटेंशियल रैंक एस। बूम, पूरा हॉल फट जाता है। व्हाट, एस रैंक पोटेंशियल, भाई ये तो मॉन्स्टर है। मालोंग तो ऑलमोस्ट चिल्लाने लगता है, हमारी स्कूल का मैं एस रैंक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दिया, हिस्ट्री बन जाएगी भाई। प्रोफेसर भी पैनिक मोड में चले जाते हैं। ऐसा टैलेंट नॉर्मल नहीं होता, गवर्नमेंट डायरेक्टली अटेंशन देती है, प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और ऊपर से ये इंपीरियल गाइड का हेयर भी था। दूर से देख रहा आदमी बोलता है, इस साल टैलेंट सच में क्रेजी है। लेकिन उसके पास खड़ी वुमेन सिर्फ मुस्कुराती है, मैं गॉनयान के लिए नहीं आई, मुझे किसी और में इंटरेस्टेड है। और जैसे ही वो ये बोलती है, प्रोफेसर अगला नाम अनाउंस करते हैं, सी चैन। चैंग भी तुरंत मौका पकड़ लेता है, हाँ हाँ जा,
अब देखते हैं तेरा रिजल्ट क्या आता है। अगर ई से भी नीचे निकला तो पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जोक बन जाएगा। माओलोंग सीधा उल्टा जवाब देता है, बस वेट कर, आज चैन सबकी आंखें खोलने वाला है। लेकिन ऑनेस्टली क्राउड में काफ़ी लोग डाउट कर रहे थे, और कुछ लोग तो बस चैन की बेइज्जती देखने के लिए आए थे। उधर चैन क्वाइटली चेंबर के अंदर जाता है। डेमोनिक हार्ट के बीच वाली आंख अचानक हिलती है, जैसे उसने अनयूजुअल फील करा हो, और चैन बिल्कुल काम खड़ा होता है। बाहर सब लोग सोच रहे थे कि बंदा शायद फेल होने वाला है, लेकिन अंदर सीन कुछ और ही चल रहा था। डिमोनिक हार्ट उसकी एनर्जी को स्कैन करता है और अगले ही सेकंड रिजल्ट स्क्रीन पर फ्लैश होता है। रैंक डी सुपीरियर। पूरा हॉल एक सेकंड के लिए साइलेंट। फिर व्हाट, ये कैसे पोटेंशियल है, पॉसिबल है? ये तो कल तक ई रैंक था। च्यांग डी का मुंह देखने लायक था। भाई को समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस बंदे को वो लूजर बोल रहा था उसका रैंक डी सुपीरियर कैसे आ सकता है। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। अंदर चैंग खुद अभी सिचुएशन एनालाइज कर रहा था, और उसने अभी तक कोई क्लास उसे ही नहीं उसने अभी तक कोई क्लास यूज़ ही नहीं करी थी, सिर्फ अपनी बॉडी बेस बॉडी से टेस्ट दिया था, और ऑलरेडी रैंक डी सुपीरियर आ गया। चैन बोलता है, बस इतना, चलो थोड़ा और ट्राई करते हैं। और वो अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है। अगले ही सेकंड रैंक हिलने लग जाती है। डी, फिर और ऊपर, और फाइनली सी मिडिल रैंक। बाहर क्राउड फिर फट पड़ता है। रैंक सी? भाई ये तो गोंगियन के लेवल के आसपास पहुंच गया। मशीन खराब हो गई क्या? चांगदी तो सीधा चिल्लाने लगता है कि इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम है। प्रोफेसर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैनिक में था डेमोनिक हार्ट खुद। हार्ट बार बार रिटेस्ट डिमांड करने लगता है, जैसे उसे सामने खड़ी चीज़ समझ ही नहीं आ रही हो। चैन अंदर मुस्कुराता है। उसे पता था कि वो कितना स्ट्रॉन्ग क्लासेस बन चुका है। भाई बोलता है, चलो देखते हैं अब क्या होता है। और वो राक्षसा एक्टिवेट करता है। बस उस मोमेंट पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। बस अचानक डार्क ऑरा स्प्रेड होने लगता है। हवा हैवी हो जाती है। स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा होता अचानक इतना प्रेशर कहाँ से आ रहा है। सब लोग आसमान की तरफ देखने लग जाते हैं। जैंग जियो धीरे से बोलता है, भाई आज हिस्ट्री बनने वाली है। और सच में हिस्ट्री बन जाती है। स्क्रीन पर चेन सा पोटेंशियल अपेयर होता है, और बिना रुके सीधा एस रैंक। क्राउड शॉक, प्रोफेसर शॉक। गोंगियन भी पहली बार सीरियस एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक से नोटिफिकेशन आती है और स्क्रीन पर दूसरा एस भी अपेयर होता है। सब लोग कंफ्यूज, रुको ये क्या है? डबल एस? सिस्टम एरर। मैसेज थ्रो करना शुरू कर देता है। रीजन सिंपल था, मशीन लिमिट क्रॉस कर चुकी थी, और क्राउड का दिमाग अपने ही तरफ निकला हुआ था। एसएसएस रैंक? भाई एसएसएस रैंक पोटेंशियल? ये मॉन्स्टर है? पूरा हॉल लिटरली स्टेडियम बन गया था। सब चिल्ला रहे थे, सब पागल हो गए थे। अरे तबाही भाई तबाही! चेंबर के अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है। एक प्रोफेसर सीधा बढ़ता हुआ अंदर घुसता है। उसे लगता है चैन को कुछ हो गया, लेकिन अंदर जाकर जो देखता है उसको शॉक लग जाता है। चैन आराम से खड़ा था, बिल्कुल सेफ, लेकिन डिमोनिक हार्ट मर चुका था। प्रोफेसर कंफ्यूज्ड, शायद आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया। लेकिन चैन का दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उप्स, लगता है मैंने ज़्यादा फोर्स डाल दी। अब सबसे फनी बात, एक्सप्लोजन के दौरान उसकी ग्लॉटनी एबिलिटी ने डिमोनिक हार्ट की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर ली थी। फ्री लूट मिल गया भाई को। कुछ देर बाद चैन चेंबर से बाहर आता है और अपनी नई एबिलिटी टेस्ट करता है। अब वो लोगों की रैंक्स डायरेक्टली देख सकता है। सबसे पहले उसकी नज़र गोंगयान पर पड़ती है, और जो नंबर वो देखता है उससे कंफर्म हो जाता है कि गोंगयान की एक्चुअल स्ट्रेंथ रफली सी रैंक मिडिल लेवल के आसपास थी। प्रोफेसर क्राउन को अनाउंस करते हुए कहते हैं, डिमोनिक हार्ट ओवरलोड हो चुका है, इसलिए आज का टेस्ट यहीं सस्पेंड किया जाता है। लेकिन ऑनेस्टली अब किसी को टेस्ट की परवाह ही नहीं थी। पूरे स्कूल का दिमाग सिर्फ एक नाम पे घूम रहा था, सी चैन। चैन के बाहर आते ही मालोंग और ट्विंस सीधा चैन के ऊपर टूट पड़ते हैं। भाई तू तो सच में मॉन्स्टर निकला यार। सब उसे हक करने लगते हैं, लेकिन जहाँ खुशी होती है वहाँ जेलसी भी होती है। चांग दी जैसे लोग उससे जल रहे थे। बंदा तुरंत मुंह खोल देता है, बकवास बंद करो, इस लूज़र का रैंक सी होना इम्पॉसिबल है, मशीन ख़राब थी, ऊपर से इसने डेमोटिक हार्ट भी उड़ा दिया। अब बाकी स्टूडेंट को कल फिर आना पड़ेगा। चैन का प्रैक्टिस पेशेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। भाई अंदर ही अंदर सोच रहा था, यह आदमी म्यूट बटन का साथ क्यों पैदा नहीं हुआ। वो ऑलमोस्ट एबिलिटी एक्टिवेट करने ही वाला था, तभी गोंगियान बीच में आ गया। बस टीममेट से ऐसे बात नहीं करते। च्यांगली तुरंत चुप। अगले सीन और शॉकिंग था। ग्योंगियान सीधा चैन के सामने आता है और हाथ बढ़ाता है। पूरा क्राउड कंफ्यूज, अब क्या होने वाला है। गोंगियान कामली बोलता है, ग्रेजुएशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए मेरी टीम ज्वाइन कर लो, तुम्हारे साथ हम स्कूल हिस्ट्री के हाईएस्ट रिकॉर्ड बना सकते हैं। बस ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। स्कूल की नंबर 1 टीम, जिसमें घुसने के लिए लोग पैसे उड़ा देते हैं, रिकमेंडेशन लगवाते हैं, कनेक्शन यूज़ करते हैं, और आज उस टीम का लीडर कोड इन्विटेशन दे रहा है। चैंगडी तो अंदर ही अंदर जल रहा होता है। उसका दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये बंदा आया कहाँ से। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। चैन ने उसका हाथ देखा और सीधा बोल दिया, नहीं। पूरा एरिया फ्रीज। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड, सबको लगता है शायद उन्होंने गलत सुन लिया। लेकिन नहीं, चैन ने सच में मना कर दिया था। चैंग डी का प्रोसेसर क्रैश। भाई तुझे पता है तू क्या किसको मना कर रहा है? ये स्कूल का नंबर 1 टीम है। चैन ने खड़े चैन ने कंधे उचका दिए, बोले उससे मेरा क्या लेना देना। और फिर बोनस डैमेज। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना। डायरेक्ट इमोशनल क्रिटिकल हिट भाई। चैंडी लिटरली फटने वाला था, लेकिन चैन अपने ऑलरेडी मोड़ के अपने दोस्तों के पास जा चुका था। कुछ ही देर बाद पूरे स्कूल में न्यूज़ स्प्रेड हो गई। शी चैन ने गोंग यान को रिजेक्ट कर दिया। सुजन गॉसिप मोड में आ गए। क्या ये खुद नंबर 1 बनना चाहता है? क्या ये गोंग यान को चैलेंज कर रहा है?
क्या स्कूल में सिविल वॉर होने वाली है? ऊपर से देखकर यॉन लॉन्ग ने सिर हिला दिया। दोनों एक टीम बना लेते हैं तो स्कूल हिस्ट्री का रिकॉर्ड टूट जाता। लेकिन यू हल्की सी स्माइल करती है, नहीं अब तो मज़ा आएगा। पब्लिक के सामने गॉनियन को रिजेक्ट करना या सीधा चैलेंज देने जैसा है। उधर चियांगडी अब भी कॉपी कोप कर रहा था। टेस्ट गलत था। वो असली सी रैंक हो ही नहीं सकता। लेकिन गॉनियान उसको रोक देता है। चाहे चांस 1 करोड़ में एक ही क्यों ना हो, अगर वो सच में इतना स्ट्रांग है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। फिर भी चियांगडी बोलता है, स्ट्रेंथ अलग चीज़ है, रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस अलग होता है। हम लोग एक्चुअल डीमन लेयर्स क्लियर कर चुके हैं। और फिर बंदा वॉलंटियर कर देता। चाहे तो मैं खुद उसे हैंडल कर देता हूँ। यंग उसकी तरफ देखता है। हाँ, क्या मैं तुम्हें इतना पेटी लगता हूँ? चियांगडी तुरंत सीधा हो गया, नहीं प्रेसिडेंट, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर ग्योंगयान एक अजीब आंसर देता है, जो करना है करो, बस जो भी कहूँगा उसे मेरे नाम मत जोड़ना। चियांगडी के आंखों में चमक आ गई। भाई हिडन परमिशन मिल चुकी थी। और उसी वक्त एक और न्यूज़ मिलती है। सी चैन स्कूल से निकल गया, सीधा घर जा रहा था। चियांगडी का फेस पर विलन वाली स्माइल आ चुकी थी। परफेक्ट। स्कूल के बाहर तो गेम और भी इजी हो जाएगा। उधर चैन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुछ बेवकूफ़ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी, फ्यूचर, डीमन लॉर्ड फ्यूरी और उसे डीमंस डेन का लोकेशन। क्योंकि अगर फ्यूरी को उसके जन्म से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए तो शायद पूरा फ्यूचर ही बदल सकता है। लेकिन ये करने के लिए उसे बहुत सारा पैसा लगेगा, और उसके पास दिमाग में एक प्लान रेडी था कि ये इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगा। तो वो जाता है मिथरल मार्केट में, जहाँ पे मॉन्स्टर के मटेरियल्स को बेचा या ख़रीदा जा सकता है। वेपन्स सब कुछ ख़रीद सकते हैं। अगर मॉन्स्टर से कुछ ड्रॉप मिलता है तो वो भी लिया जा सकता है। हमारा बंदा मैनेजर के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, और मैनेजर को जाकर एक हड्डी दिखाता है कि इसके मुझे कितने पैसे दोगे। तो जो मैनेजर है वो एनालाइज करता है, और उसको लगता है कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, आई हैव नेवर हर्ड दिस। बाजू की लड़की जो है वो बोलती है कि ई रैंक मॉन्स्टर के फैंग्स है, जो कि हमें पता है कि हमारे बंदे ने मारे थे। बोलते हैं हाँ, ये सब तो बहुत सस्ती चीज़ें हैं। और फिर बाजू की लड़की बोलती है, जो कि न्यू थी, वो बोलती है कि हाँ, इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल रहता है। मैं तो फिर ये जो दूसरा मैनेजर रहता है वो सोचता है कि इतना सस्ते लोगों को मैं नहीं हैंडल करता हूँ, ये बाजू वाली लड़की को दे देता हूँ, तुम संभालो ये वाला कस्टमर। मेरे को बार बार ये सस्ते लोग क्यों मिल जाते हैं, मुझे कुछ महंगा करना है, बड़े कस्टमर क्यों नहीं आते आजकल। और फिर ये जो लड़की है उसको पैसे हैंडल कर देती है अपने हीरो को। अपना हीरो सोचता है 18,000 रुपये मिल गए हैं इतनी सी चीज़ के, चलो मैं अपनी तलवार निकाल के दिखाऊँ इनको कि इसके क्या भाव मिलते हैं। तो इसने तलवार निकाली और सामने रखी, तो लड़की चौंक गई। उन्होंने कहा यार, ये तलवार तो बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है, ये कम से कम बी रैंक या ए रैंक हो सकती है। तो जो मैनेजर अभी गया था वो वापस भाग के आता है और बोलता है क्या, बी या ए रैंक। फिर दूर से जो है ओनर ऑफ द गिल्ड, मिथरल गिल्ड, वो आता है, वो बोलता है नहीं, वो बी या ए नहीं है। तो मैनेजर को लगता है हाँ, ये तो सस्ता ही होगा, ये बच्चे के पास कोई महंगी चीज़ कहाँ से आएगी। मैनेजर बोलता है वो ये एस, जो ओनर है वो बोलता है कि बी ए नहीं एस रैंक है। और जैसे ही एस रैंक सुनते हैं, दोनों के दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। जो ओनर ऑफ द गिल्ड है वो हाथ पकड़ता है, वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे साथ चलिए प्राइवेट रूम में, वहाँ पे हम बात करते हैं। और हमारा हीरो यही चाहता था कि जो ओनर ऑफ द गिल्ड है वो बाहर कब आएगा। वो बोलता है कि क्या करना चाहते हो तुम इस तलवार के साथ। तो उसने बोला मुझे 1 मिलियन चाहिए। तो ये बोलते क्या 1 मिलियन, ये वेपन जो है वो ही 1 मिलियन देता है, ये तो ऐसा है, ये तो बहुत सारे पैसे दे सकता है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे बेचना नहीं, मुझे इसको कोलेट्रल देना है, और मुझे लोन चाहिए 1 मिलियन का। ये सुनते ही वो सरप्राइज़ हो जाता है, क्या लोन क्यों चाहिए इसे, या तो ये बहुत पैसे वाला होगा या तो ये बहुत डिस्परेट होगा कि एस रैंक इक्विपमेंट को वहाँ रख दे रहा है। जो भी हो, कंडीशन तो बहुत ख़तरनाक है। फिर वो बोलता है कि मैं 1 मिलियन लूँगा, 10% इंटरेस्ट 1 महीने बाद आपको दे दूँगा। जो ओनर रहता है वो बोलता है लड़की को कि बाहर जाओ, मुझे बात करनी है। फिर वो बोलता है अगर मैं अपने कैलकुलेशन लगाऊँ तो 1 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाली यूनिवर्सिटी की, और तो उसका विनिंग प्राइस है 1 मिलियन। तो शायद तुम्हारे को 1 मिलियन की ज़रूरत है, और 1 मिलियन तुम शायद 1 महीने बाद वहाँ से पे करोगे मुझे। मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारी काबिलियतों पे भरोसा करना चाहता हूँ, और अगर मैं अपने दिमाग लगाऊँ तो मैं आपको एक काउंटर ऑफ़र करूँगा। मैं तुम्हें 1.5 मिलियन अभी देता हूँ, 0% इंटरेस्ट के साथ। और मेरा सिर्फ तुम्हारे से एक ही शर्त है कि अगली बार जब भी तुम मॉन्स्टर मटेरियल में डील करो तो तुम्हें हमेशा मेरे पास ही पहले आना होगा, और ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी। क्या मंजूर है तुम्हें?
तो ठीक है, फिर हमारा लौंडा बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे से ही डील करूँगा हमेशा अगली बार। और उसने सोचा कि इतना बड़े दानव को हराना है तो मुझे ट्रस्ट वर्दी कैंपेनियंस भी लगेंगे और फ्रेंडशिप मेरे को बिल्ड करनी ही पड़ेगी और अच्छे लोग चाहिए, तो वो हाथ मिला लेता है। फिर धीरे से सीन दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है मैजिकली और उसके बैंक में बैलेंस आ जाता है। लेकिन ओनर को टेंशन रहता है कि यार इतना अच्छा वेपन तुमने दे दिया तो एग्ज़ाम में तुम परफॉर्म कैसे करोगे। तुम एक काम करो, हमारे गिल्ड में से वेपन्स ले लो। हमारे पास एस क्लास वेपन तो नहीं है, लेकिन हाँ सॉलिड बी क्लास वेपन ज़रूर है। फिर हमारा हीरो बोलता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक और वेपन है उसी कैलिबर का। और जैसे ही वो दूसरी तलवार निकालता है सभी लोग घबरा जाते हैं, ये क्या था। सब लोग उसको बाय बाय करते हैं बेयरली एक्साइटमेंट को कंटेन करके। और वो लड़की को जो है सीनियर मैनेजर बना देता है कि तुमने इतने अच्छे से इसको हैंडल करा, ये लो तुम्हारा प्रमोशन। फिर हमारा दोस्त सोचता है कि अरे मेरे को एक जगह और जानी थी, और वो एक शॉपिंग मॉल वाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर वो सोचता है कि यार मैं पहले जन्म में बहुत गरीब था, तो मैं हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाता था। मैं बहुत सारी जगह पे काम करता था, भागम दौड़ी डिलीवरी करता था, और फिर मेरी सिस्टर को मैं कुछ चीज़ें दिला नहीं पाता था। फिर वो सोचता है कि अब यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता है, तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारियाँ लेनी चाहिए और मेरी बहन के सारे ड्रीम्स पूरे करने चाहिए। स्कूल से निकलने के बाद बंदा सीधा एग्ज़ाम वेन्यू के बाहर पहुंचता है, जहां उसकी छोटी बहन सीयून उसका वेट कर रही होती है। जैसे ही वो मिलते हैं, सीयून उसे गले लग जाता है। बस बस खड़े क्या हो, कोई लड़की रिजेक्ट करके गई क्या? और फिर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर के क्योस के बारे में कंप्लेन करती लगती है। लेकिन चैन उसकी बात प्रॉपरली सुन भी नहीं पा रहा था। 7 साल, पूरी 7 साल बाद वो अपनी बहन को फिर देख रहा था। अगले सेकंड भाई सीधा उसे टाइट हक कर देती है। सीयून तुरंत चिल्लाती है, अरे पसलियाँ तोड़ दूंगी क्या? 2 दिन से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो तू। चैन धीरे से स्माइल करता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक प्रॉमिस करता है, इस लाइफ में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उधर दूसरी साइड चैंगडी ऑलरेडी रोड के पास अपने लोगों के साथ वेट कर रहा था। बंदा अभी तक रिजेक्शन को दर्द भूल ही नहीं पा रहा था। उसने सीधा ऑर्डर दिया, जैसे ही सी चैन दिखे मूव करना। उसके कुछ लोग वार्न करते हैं कि अगर स्टूडेंट काउंसिल को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चैंडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन था, शी चैन को इतना पीटना कि ग्रेजुएशन इवेल्यूशन मिस हो जाए। एक ई रैंक का बंदा मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा, नहीं चलने दूंगा। मीनवाइल चैन और सी यून घर की तरफ जा रहे थे। सी यून फिर बोलती है, सच बता, कुछ हुआ है क्या? तो पहले जैसा नहीं लग रहा। फिर वो वही पुराना गाना गुनगुनाने लगती है। चैन बचपन में गाया करता था, लाइफ लंबी है, अपॉर्चुनिटी वापस आती ही रहती है। चैन अंदर ही अंदर सोचता है, मेरी बहन सोच से ज़्यादा स्मार्ट है। उसने चेंज नोटिस कर लिया था, बस उसे ये नहीं पता था कि वो भाई फ्यूचर से वापस आया हुआ है। तभी एली के पास छुपे हुए चांगडी के लोग उन्हें घेर लेते हैं। एक बंदा पूछता है, ये लड़की कौन है? चांगडी का फेस प्रॉपर ईवी स्माइल आती है, परफेक्ट, यहाँ कैमरा भी नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का उन्हें आइडिया नहीं था वो ये था कि चैन उनकी प्रेजेंस पहले ही फील कर चुका था। दूर से ही उसने आइडेंटिफाई कर लिया था कि स्टूडेंट काउंसिल वाले हैं। और ऑनेस्टली उसे गुस्सा आया। भाई घर जा रहा था अपनी बहन के साथ और ये लोग यहाँ आ गए बिना कुछ बोले। चैन अपनी पॉकेट से ईयरबड निकालता है और सी यून के कान में डाल देता है। सी यून कंफ्यूज, म्यूजिक? तू कब से म्यूजिक रिकमेंड करने लगा भाई? चैन बोलता है, एक गाना है, सुन के देख। सियोन गाना सुनने लगती है और उसका ध्यान पूरी तरह म्यूजिक में चला जाता है। उसी मोमेंट चैन मुड़ता है और सीधा एली की तरफ चल देता है। डिमोनिक हार्ट एक्टिवेट, स्कैन कंप्लीट, पिच 5 ई रैंक और एक डी रैंक, चैंडी। फ्यूचर की यादें उसके दिमाग में फ्लैश होने लगती हैं। 2160, उसकी बहन की मौत, 7 साल का रिग्रेट, और अब कुछ कचरा लोग उसकी बहन के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हैं। बस बस मैं बहुत सहन नहीं करूँगा। चैन का मूड खराब होता है, और जब चैन का मूड खराब होता है तब सामने वालों की लाइफ और भी खराब हो जाती है। चैन ने भाई एक बार उन लोगों की तरफ देखा और फिर वुश भाई सीधा फुल स्पीड में आगे निकला। पहला बंदा रिएक्ट भी नहीं कर पाया, धड़म एक किक सीधा उसके सर पर लगी और बंदा हवा में उड़ता हुआ चला गया। बाकी लोग अभी भी शॉक के मारे हिल नहीं पा रहे थे। और सबसे फनी बात, सी उनको कुछ पता ही नहीं था। भाई ने जो ईयरबड दिए वो उसी गाने में गाने सुनते हुए एंजॉय कर रही थी। उधर एली में मैसेकर चल रहा था। एक बचा हुआ गून उससे गुस्से में चैन पर जंप करता है। चैन सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है, क्रैक। हड्डी टूटने की आवाज़ पूरी एली में गूंज पड़ती है। बंदा दर्द से चिल्ला रहा होता है, लेकिन चिल्लाना भी कंप्लीट नहीं कर पाता, क्योंकि अगला ही पंच सीधा उसके फेस पर लैंड करता है और वो भी उड़ जाता है। अब सिर्फ चैंगडी बचा था। भाई का कॉन्फिडेंस अभी भी पूरा लोडेड था। मैं एलिट क्लाउड असैसिन हूँ, मैं किसी हार में हार नहीं सकता। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली 2 सेकंड तक टिका। बूम, एक इलेक्ट्रिक स्ट्राइक और चैंगडी हवा में। लैंडिंग से पहले ही चैन उसके पास पहुंच गया और एक और हिट सीधा उसके जबड़े पर, धड़ाम। चैंगडी रैगडॉल की तरह ज़मीन पर घूमता हुआ दूर जा गिरा। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, चैन उसके ऊपर खड़ा था। चैंगडी की हालत ख़राब, रिब्स टूट चुकी थी, पैरों का फील तक नहीं आ रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब उसे समझ आ गया था कि चैंग कोई डी रैंक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं।
वो तुरंत माफ़ी मांगता है लगता है, लेकिन चैन बीच में ही रोक देता है। एक ब्लेड उसके पास लाकर ठंडी आवाज़ में बोलता है, एक और शब्द बोला ना तो हड्डियाँ जो टूटी है उनको चूरा कर दूंगा। चैंगडी सीधा चुप। भाई का सबको समझ आ गया था कि सामने वाला मजाक नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तब चैन झुककर उसकी आंखों में आंखें डालता है और बोलता है, ध्यान से सुन, मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं जो चुपचाप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन उसकी आवाज़ और ठंडी हो जाती है, मेरी बहन की सेफ्टी को टच करने की कोशिश भी करना करी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो एक एक करके सब गायब हो जाएंगे। चैंगडी का पूरा बॉडी कांपने लगता है। उसने चैन की आंखों में जो देखा था वो ब्लफ नहीं था। चैन मुड़कर वापस चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और पीछे म्यूज़िक अभी भी चल रही थी। सीयोन ईयरबड लगाकर गाना सुन रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस गाने में इतनी उदासी थी कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो सोचते ये गाना इतना लोनली क्यों फील हो रहा है। और जब चैन फाइनली उसके पास वापस आता है, उसे महसूस होता है कि उसके भाई के साथ कुछ बड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रही। तब चैन उसकी तरफ एक छोटा सा बॉक्स बढ़ाता है, ये तेरे लिए। सी चैन बॉक्स लेती है और एक आईब्रो ऊपर करके बोलते हैं, अब इसमें क्या है, पिछले 2 दिनों से तो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है कि मुझे डर लगने लगा है। चैन बस चुपचाप कहता है, सी यून, बॉक्स खोलो। और अगले ही सेकंड उसकी आंखें बड़ी हो गई। रुको, ये तो ड्रैगो ग्रुप का लेटेस्ट होलोग्राफिकल मैजिक ड्राइंग पेन है। भाई सीधा शॉक मोड में है। उसने पेन को 2-3 बार घुमाया, फिर चैन की तरफ देखा। तू लॉटरी जीत के आया है क्या? इसकी प्राइस पता है तुझे? चैन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पिछली लाइफ में वो अपनी बहन को ड्रीम तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। आर्ट उसकी दुनिया थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो उसने कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी। चैन सब जानता था। इस बार नहीं, इस बार सब कुछ आएगा। सियोन जो चाहेगी वो होएगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच गए। सियोन ने पेन टेस्ट करना शुरू कर दिया और सिर्फ कुछ मिनट में उसका फेस एक्साइटमेंट से चमक उठा। ये तो कमाल है, रिस्पॉन्स टाइम देखो, प्रिसीजन देखो, भाई ये तो इंसेन है। चैन साइड में बैठकर उसे देख रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे सालों बाद वो सच में खुश हुई हो, और ये देखकर उसका मूड भी ऑटोमेटिकली बेटर हो गया था। तभी सियोन रियलिटी चेक देती है, वैसे हीरो साहब, रेंट का क्या होगा? हम अभी भी गरीब हैं। ये मैं कोई अपडेट मिस कर गई? चैन कैजुअली बोलता है, रेंट की टेंशन मत ले, पूरे साल का अरेंज हो गया है। सियोन का हाथ फ्रीज। क्या, पूरे साल का? चैन सीधा झूठ का स्टार्टर पैक एक्टिवेट करता है। कुछ फ्रेंड्स के साथ डील की थी, वहाँ से पैसे आ गए। सियोन उसे ऐसे देखती है जैसे डिटेक्टिव कल्प्रिट को देख रही हो। भाई तू झूठ बोलने में बहुत ख़राब है। चैन सीधा टॉपिक चेंज मोड। और कुछ देर बाद दोनों डिनर कर रहे होते हैं। चैन नूडल्स का एक बाइट लेता है और अंदर ही अंदर सोचता है, दुनिया के बेस्ट नूडल्स। सियोन उसकी तरफ देखती है। उसे लगता है रहा है कि उसका भाई कुछ छुपा रहा है, काफ़ी कुछ, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी टाइम बाद उसे चैन को इतनी जेन्युइनली खुश देखा है। वो धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और बोलती है, जो भी कर रहा है बस खुद को ज़्यादा पुश मत करना। चैन चुपचाप सिर हिला देता है, लेकिन उसी वक्त शहर की दूसरे साइड एक एक्वेरियम के अंदर गोंगयन के सामने एक रिपोर्ट रखी जाती है। वो रिपोर्ट खोलता है और पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आँख थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। शियांडी 60% बॉडी फ्रैक्चर्ड, एस्टिमेटेड रिकवरी टाइम मोर देन 1 मंथ। रूम में कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा जाता है और गोंगयन धीरे से रिपोर्ट बंद बंद कर देता है।